हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं का सामान्य विज्ञान पढ़ेंगे। सामान्य विज्ञान में हमारा 8वां पाठ प्रदूषण चल रहा है, जिसमें आप लोगों ने इसके पहले प्रदूषण किन कारणों से होता है इसकी जानकारी प्राप्त किया और वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ा। वायु प्रदूषण के कारण क्या हैं, वायु प्रदूषण होने से क्या परेशानी आती है, क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में पढ़ा आप लोगों ने। तो आज का हमारा जो घटक है जल प्रदूषण। आज हम लोग जल प्रदूषण पढ़ेंगे। वाटर पोल्यूशन। जल यानी पानी, जल ही जीवन है ऐसा आप कहते हैं। तो जो जल जीवन है, अगर वो प्रदूषित हो जाएगा तो क्या हम जीवित रहेंगे उस जल के बिना? या प्रदूषित जल पीने से क्या मनुष्य या जीव जंतु जीवित रहेंगे, या उसका क्या प्रभाव पड़ेगा प्रदूषित पानी का, प्रदूषित जल का? इस घटक में हम लोग देखेंगे कि पानी यानी जल प्रदूषित कैसे होता है, प्रदूषित होने से उसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं चित्र में, ये पानी है, इसमें नदी समझ लीजिए। अब यहाँ से गंदा पानी इसमें मिल रहा है और गंदे पानी के मिलने के कारण ये पानी कैसा दिख रहा है, काला हो गया है। यानी जो पानी साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें तमाम कचरे, तमाम जो है चीज़ें उसमें आ जाने से वो पानी एकदम गंदा हो गया है, काला हो गया है। तो इस तरह का पानी अगर हम पिएंगे या अन्य कामों में उपयोग करेंगे तो इसका परिणाम तो घातक होगा ही। तो चलो हम लोग देखते हैं, जो पानी हम उपयोग में लाते हैं, उपयोग में लाए जाने वाला योग्य पानी हमें कौन कौन से जल स्रोतों से प्राप्त होता है। जो हम पानी उपयोग में लाते हैं, पानी का मुख्य स्रोत वर्षा है। वर्षा जब होती है, जो वर्षा का पानी एकदम शुद्ध होता है, लेकिन वही पानी जब नीचे आता है ज़मीन में तो वह कई तरह से प्रदूषित हो जाता है। जगह जगह वो जमा होता है, नदियों में, तालाबों में, और वही प्रदूषित भी हो जाता है। पानी का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं दैनिक जीवन में? आप पानी का हर जगह सुबह से लेकर शाम तक, रात भर, यानी पानी के बिना तो कोई काम ही नहीं होता है। पानी का उपयोग देखते हैं, साथ साथ कृषि कार्य, कल कारखाने, हर जगह पानी का उपयोग होता है। पृथ्वी पर पानी का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितने प्रतिशत है, आप लोगों ने पढ़ा है। पानी तो कहने के लिए पृथ्वी का 71% है, लेकिन पानी पीने योग्य कितना है वह बहुत ही कम है। पानी, क्योंकि सारा पानी समुद्र का खारा पानी है, मीठा पानी बहुत ही कम है। किन किन कारणों से जल प्रदूषण होता है? आप सोचिए कि जल प्रदूषण किन किन कारणों से होता है। जल ही जीवन है ऐसा क्यों कहा जाता है? ये सारे प्रश्न आपके सामने रखे गए हैं। इसको थोड़ा सा सोचना है आपको कि जल ही जीवन क्यों कहा जाता है, पानी को जीवन क्यों कहा जाता है। तो आप सोचेंगे कि पानी के बिना क्या जीवित रह सकते हैं? तो आपका उत्तर होगा नहीं। तो जल ही जीवन है, ये समझ में आपको आ गया होगा। प्राकृतिक और बाह्य घटकों के मिश्रण से पानी जब अस्वच्छ, विषैला होता है, जब उसमें की ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और जिसके कारण सजीवों को हानि पहुंचती है, संसर्गजन्य रोगों का, अन्य संक्रामक रोगों का फैलाव होता है, तब जल प्रदूषण हुआ ऐसा हम कहते हैं। जो चाहे कुछ प्राकृतिक चीज़ें जल में मिल जाती हैं, बाह्य घटक यानी प्राकृतिक चीज़ें भी मिलती हैं और बाह्य घटक भी उसमें मिल जाते हैं, तो पानी अस्वच्छ और विषैला हो जाता है। जैसा कि चित्र में पानी देख रहे हैं, तो गंदा और विषैला हो जाता है और उसमें की जो ऑक्सीजन की मात्रा है कम हो जाती है। पानी में ऑक्सीजन होता है
तो जो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए वो कम हो जाती है, जिसके कारण सजीवों को हानि पहुंचती है और संसर्गजन्य रोग तथा संक्रामक रोग का फैलाव भी होता है। प्रदूषित पानी पीने से तमाम प्रकार की बीमारियां, संक्रामक रोग और संसर्गजन्य रोग होते हैं। तो ऐसा पानी जो होता है तब हम कहते हैं कि जल प्रदूषण हुआ है। मीठे अथवा समुद्री जल के प्रदूषण में भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों का समावेश होता है। जो बहुत मीठा पानी अथवा समुद्री जल की प्रदूषण में कुछ तो भौतिक, कुछ रासायनिक और कुछ जैविक परिवर्तनों का समावेश होता है, जिसके कारण प्रदूषण होता है। जल प्रदूषक, वाटर पोल्यूटेंट, किससे जल प्रदूषित होता है, किन किन कारणों से जल प्रदूषित होता है। पहला है जैविक जल प्रदूषक। जैविक जल प्रदूषक क्या है, यानी जीव जंतु जैसे हैं शैवाल, जीवाणु, विषाणु और परपोषी सजीव, इनके कारण पानी पीने योग्य नहीं होता है। ये लोग भी पानी में विद्यमान होते हैं, पानी को अशुद्ध कर देते हैं, तो यह पानी पीने योग्य नहीं होता है। इन जैविक अशुद्धियों के कारण रोग भी फैलते हैं, इनके कारण रोग भी फैलते हैं। तो ये जैविक जल प्रदूषक हैं। दूसरा है असेंद्रीय जल प्रदूषक। असेंद्रीय जल प्रदूषक में सूक्ष्म रेत, धूल कण, मिट्टी के कण, ऐसे तैरने वाले पदार्थ, क्षारों के अवशेष, असैनिक, कैडमियम, सीसा, पारा, इनके यौगिकों और रेडियोधर्मी पदार्थों के अवशेष भी पानी में मिलते हैं, तो पानी जल प्रदूषित होता है। सेंद्रीय जल प्रदूषक, अगला है सेंद्रीय जल प्रदूषक। तणनाशक, कीटनाशक, खाद, उर्वरक, मैलायुक्त जल, उसी प्रकार कारखानों के उत्सर्जक आदि। सेंद्रीय जल प्रदूषक में क्या क्या आता है, तणनाशक। तणनाशक मतलब बहुत सारी जो दवाएं हैं, रासायनिक दवाएं जो है, जिसको कि खेतों में जो तृण यानी छोटी छोटी घास होती हैं उसको नष्ट करने के लिए किसान उपयोग करते हैं। तो ये तणनाशक दवाएं और कीट के जो फसलों में कीटक लगते हैं उनको भी मारने के लिए, फसल की रक्षा के लिए इन दवाओं का उपयोग खेतों में किया जाता है। उसी तरह रासायनिक खादों का उपयोग किया जाता है। ये सारी चीज़ें पानी में मिश्रित हो जाती हैं। इसी तरह मैला युक्त जल, शहरों का जो गटर का पानी है जिसमें संडास वगैरह का पानी सब बह कर जाता है, और उसके साथ साथ कल कारखानों का भी गंदा पानी निकल करके सब पानी जल में जाता है, तो इसे सेंद्रीय जल प्रदूषक कहते हैं। तमिलनाडु राज्य में चमड़ा उद्योग के अनेक केंद्र हैं। उसमें से बाहर निकलने वाला दूषित पानी पलार इस नदी में छोड़ा जाता है, जिसके कारण इस नदी को पतझर गटर नदी कहते हैं, यानी इसकी हालत गटर हो गई है। इसमें चमड़ा उद्योग का पानी इस तरह जाता है कि पूरी पानी जो है, जो नदी है वो पूरा गटर हो गई है, एकदम गंदा हो गया है। जल प्रदूषण के कारण कौन कौन से कारण हैं, इसमें दो कारण हैं। पहला प्राकृतिक कारण, दूसरा मानव निर्मित कारण। कौन कौन से प्राकृतिक कारण हैं, पहला है जलपर्णी, हाइड्रोफाइल में वृद्धि। जलपर्णी एक प्रकार की एक पानी में पाई जाने वाली घास है, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जब फैल जाती है तो पानी प्रदूषित हो जाता है। ऑक्सीजन प्राणवायु की मात्रा कम होती है, इसके कारण ऑक्सीजन, जिसको प्राणवायु भी कहा जाता है, आप जानते हैं कि सांस लेने के लिए आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अगर हवा में ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो आप जो है सांस नहीं ले पाएंगे। तो प्राणवायु यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है पानी में, इनके कारण पानी का प्राकृतिक गुणधर्म बदलता है। जलपर्णी के कारण पानी का प्राकृतिक गुणधर्म भी बदल जाता है।
आगे है पदार्थों का सड़ना, संदूषित होना। पानी में बहुत सारे पदार्थ अगर प्राणियों और वनस्पतियों के अवशेष सड़ने लगते हैं तो इससे भी प्रदूषण होता है। तलछट अवसाद सेंडिमेंट के कारण। तलछट यानी जो नदी का किनारा है, नदी के पानी के प्रवाह के कारण और नदी का पात्र बदलने के कारण ये जो है नदी में जो किनारा है वो कट करके आ जाता है, जिसके कारण पानी जो है प्रदूषित होता है। मिट्टी का क्षरण अपरदन, मिट्टी का क्षरण होने से भी मिट्टी का क्षरण होने के कारण अनेक जैविक और अजैविक घटक पानी में मिश्रित होते हैं, जिससे पानी प्रदूषित होता है। कवक कवक पानी में सड़ने वाले सेंद्रीय पदार्थों पर फफूंदी फफूंदी और जीवाणु में वृद्धि होती है। जब पानी में कुछ सेंद्रीय पदार्थ सड़ते हैं तो उनके ऊपर फफूंदी और जीवाणु पैदा हो जाते हैं और जिसके कारण पानी पूरा प्रदूषित हो जाता है। शैवाल शैवाल की अतिरिक्त वृद्धि होने के कारण पानी अस्वच्छ हो जाता है। जब पानी में शैवाल की मात्रा अधिक हो जाती है तो भी पानी प्रदूषित हो जाता है। कृमि कृमि मिट्टी में पाए जाने वाले कृमि छोटे छोटे कीटाणु हैं, ऐसे जो है वर्षा के जल में प्रवाहित होते हैं, यानी मिट्टी के वर्षा के पानी के साथ मिट्टी में पाए जाने वाले कृमि जल में प्रवाहित हो जाते हैं, इससे भी जल प्रदूषण होता है। अब देखेंगे मानव निर्मित, ये तो प्राकृतिक कारण है। मानव निर्मित कारण क्या है? निवासी क्षेत्रों का संदूषित पानी, यानी शहर जैसे है, शहर का पानी, गांव का पानी, गांवों का शहरों का संदूषित पानी मैला नदी के बहते पानी में जलाशय में छोड़ा जाता है। आजकल आप जानते हैं कि बड़े बड़े शहरों के पानी, गंदा पानी जो है, मैला पानी सारा जो है गटर का पानी नदी में छोड़ा जाता है या जलाशय में छोड़ा जाता है। इससे जो है पानी प्रदूषित हो जाता है। ये मानव निर्मित कारण है। औद्योगिक संदूषित पानी, बड़े बड़े जो उद्योग लगाए गए हैं जगह जगह, मिल फैक्ट्री, उससे निकलने वाला पानी जैसे कपड़ा, शक्कर, कागज, लोहा, चर्मोद्योग और दुग्ध प्रक्रिया जैसे उद्योगों से रंग विरंजक रसायन, चमड़ों के टुकड़े, तंतु, पारा, सीसा इत्यादि पानी में छोड़ दिए जाते हैं, जिससे पानी प्रदूषित होता है। खनिज तेल रिसाव, यातायात के समय तेल का गिरना, रिसाव होना, टैंकर की सफाई करते समय पानी पर तेल की परत तैयार होना। अब जो है खनिज तेल जो यूज करते हैं, ये जो है लाते समय यदि गिर गया पानी में, रिसाव हो गया, या टैंकर की सफाई करते समय पानी पर तेल की परत तैयार हो जाती है, तो ये सारे कारण से पानी यानी जल प्रदूषित होता है। खाद और कीटाणुनाशकों का उपयोग, जो किसान लोग खाद और कीटाणुनाशक उपयोग करते हैं, जैसे रासायनिक, फास्फेट युक्त, नाइट्रोजन युक्त खाद, एंड्रीन, क्लोरीन, कार्बोनेट युक्त कीटनाशक आदि पानी के साथ बहकर प्रवाह में मिलते हैं। सब खेतों में उपयोग करते हैं किसान लोग, लेकिन ये कुछ मात्रा में वहाँ विद्यमान रहते हैं, पानी के साथ बह करके नदी तालाबों में जाते हैं, जिससे कि पानी प्रदूषित होता है। और भी अन्य कारण हो सकते हैं, जैसे नदी के पानी में मलमूत्र विसर्जित करना, किनारे पर नदी के किनारे पर मलमूत्र विसर्जित करना, कपड़े धोना, अंबाड़ी, रामबास, अगावा पानी में सड़ाना आदि के कारण पानी प्रदूषित होता है। अस्थि विसर्जन, अस्थि विसर्जन भी मृत्यु के बाद लोग जलाते हैं और अस्थि विसर्जन भी करते हैं। और निर्माल्य पानी में डालना, कुछ और इसी तरह के निर्माल्य जो है पानी में लोग डालते हैं। औषधिक विद्युत केंद्र से संदूषित पानी उत्सर्जित करना, ये सब कारणों से पानी प्रदूषित होता है, जल प्रदूषित होता है। तो कुछ तो मानव निर्मित कारण हैं और कुछ प्राकृतिक कारण हैं। अब इन सभी कारणों को मिला करके पानी प्रदूषित हो रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है। तो इसका परिणाम क्या होता है?
परिणाम चलो देखते हैं। जल प्रदूषण के परिणाम। वाहनों पर होने वाला परिणाम क्या है? इस प्रदूषित जल का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रदूषित पानी के कारण अतिसार, पेचिश जिसको कहते हैं, पीलिया, विषम ज्वर, त्वचा रोग, नारू, पाचन संस्थान के विकार, इस तरह के रोग मनुष्य में हो जाते हैं। यकृत, मूत्राशय, मस्तिष्क का विकार, अस्थि व्यंग, उच्च रक्तचाप, ये भी विकार होते हैं। ये तमाम परेशानियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं। परिसंस्था पर होने वाला परिणाम। वनस्पति के वृद्धि में रुकावट आती है। प्रदूषित जल के कारण वनस्पति प्रजातियों का नाश हो जाता है। पानी में लवण क्षार की मात्रा बढ़ जाती है। पानी में घुलने वाले ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। जल परिसंस्था का संतुलन बिगड़ जाता है। जलचरों की मृत्यु हो जाती है। बहुत ज़्यादा गंदा पानी हो जाता है, तो आप सुने होंगे कि इस नदी के या इस समुद्र में मछलियाँ मर रही हैं। तो ये जो है इस कारणों से, यानी प्रदूषित जल के कारण जलचरों की मृत्यु भी होती है। समुद्री पक्षियों पर भी इसका परिणाम होता है। समुद्री पक्षी जो समुद्र के किनारे रहते हैं, समुद्र से ही अपना भोजन करते हैं, ऐसे पक्षियों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अन्य परिणाम क्या होते हैं? पानी के प्राकृतिक और भौतिक गुणधर्मों में भी परिवर्तन हो जाता है। पानी का रंग और स्वाद बदल जाता है। पानी के उपयुक्त जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। पानी के लिए जो उपयुक्त जीव जंतु होने चाहिए जिससे कि पानी की सफाई होती है, वो भी नष्ट हो जाते हैं। मिट्टी की उर्वरकता का परिणाम होता है, यानी मिट्टी की उर्वरकता भी घट जाती है। फसलों में विषैले तत्व समाविष्ट हो जाते हैं। ऐसे पानी का उपयोग करने से फसल में भी विषैले तत्व समाविष्ट हो जाते हैं। देख रहे हैं चित्र में, ये जो है प्रदूषित जल के कारण मछलियां मरी हुई पर दिखाई दे रही हैं। तो अगर जिस तालाब या नदी में, समुद्र में मछलियां हैं, वहाँ का जल प्रदूषित हो जाता है किन्हीं कारणों से, तो ये जीव जंतु जलचर भी मर जाते हैं। इनके अंदर भी वह नुकसान करता है। अभी हम देखेंगे मृदा प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन, यानी मिट्टी का प्रदूषण। मिट्टी का क्षरण, अपरदन क्या है? मिट्टी का भी क्षरण होता है। जानते हैं मिट्टी जो है पानी के द्वारा या तो हवा के द्वारा मिट्टी का क्षरण होता है। मृदा का उपजाऊता कम होने का कारण क्या है? मिट्टी की जो जो है उपजाऊपन है वो कम क्यों हो जाता है? तो इसको सोचिए। पृथ्वी पर जमीन के कुल विस्तृत भाग में से कुछ भाग बर्फाच्छादित है, यानी बर्फ से ढका हुआ है। कुछ भाग मरुस्थली है, बहुत सारे भाग जो है मरुस्थली हैं जहाँ कुछ पैदा ही नहीं होता है। तो कुछ भाग पर्वत और पहाड़ों द्वारा घिरा हुआ है। मनुष्य के उपयोग के लिए उपयोगी जमीन जिसपे की खेती की जाती है बहुत ही कम है। तो मिट्टी के भौतिक, जैविक और रासायनिक गुणधर्मों में प्राकृतिक रूप से और मानवीय हस्तक्षेप के कारण जो परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसकी उत्पादक क्षमता में कमी आती है, तब मिट्टी का प्रदूषण हुआ, ऐसा कहते हैं। मृदा प्रदूषण कहते हैं। यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं, पहला चित्र और दूसरा चित्र। दोनों में देखिए अंतर क्या है, चित्रों की तुलना कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर मृदा प्रदूषण भी हुआ है। घरेलू अनुपयोगी पदार्थ, जैविक अनुपयोगी पदार्थ, खेती के अपशिष्ट, इनके प्रत्येक के 5 उदाहरण दो और उनका मिट्टी में संचयन के कारण मृदा का कैसे प्रदूषण होता है, ये अपने शब्दों में लिखो। यानी घरेलू जो अनुपयोगी पदार्थ हैं और जैविक अनुपयोगी पदार्थ, खेती के अपशिष्ट, इनके मतलब नाम बताने हैं। सोचिए कि कौन कौन से पदार्थ है जिसको हम अनुपयोगी समझते हैं और फेंकते हैं, ऐसे चीज़ों के नाम बताना है। गीला कचरा, सूखा कचरा, उसी प्रकार प्रत्येक घर में शौचालय, इस पर अपने
विचार आपको प्रकट करना है, अपने शब्दों में जानकारी देना है। आजकल चल रहा है सरकार द्वारा गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग रखने की बात कही जा रही है और हर घर में शौचालय भी बनाने की बात कही जा रही है। तो ये सब आप चर्चा करेंगे। अब देखेंगे मृदा प्रदूषण के परिणाम। मृदा प्रदूषण का परिणाम क्या होता है? कारखानों का क्षार युक्त अम्ल युक्त पानी मिट्टी में मिलने से मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। जब मृदा प्रदूषित होती है किसके कारणों से? कारखानों से निकलने वाला क्षार युक्त पानी अम्ल युक्त पानी जब मिट्टी में मिलता है तो मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है, फसल उसमें पैदा नहीं होती है। रेडियोधर्मी पदार्थ और अन्य प्रदूषक मिट्टी में से फसलों और पानी और मानव भोजन श्रृंखला में से प्रवास करते हैं। बहुत सारे रेडियोधर्मी पदार्थ हैं जो अन्य प्रदूषक के द्वारा मिट्टी में से फसल में, पानी में और फिर मानव भोजन तक के पहुंच जाते हैं, जिससे कि मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। मृदा प्रदूषण के कारण जल प्रदूषण का खतरा बढ़ा है। मृदा प्रदूषित होती है तो उसके कारण जल प्रदूषण का भी खतरा बढ़ जाता है। इसके कारण विषैले पदार्थ मृदा में से नज़दीक के जल स्रोत में रिस करके मिल जाते हैं, भूगर्भ जल में भी प्रवेश करते हैं। उसी प्रकार जीवाणु के कारण विविध रोगों का प्रसार भी होता है। मृदा प्रदूषण का वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के साथ क्या संबंध है? गीले कचरे का खाद में रूपांतरण न करके वो उसी स्थान में रहने पर मिट्टी का प्रदूषण तो होता ही है और बाद में वह सड़ता है, विलयन होता है, जिससे उसमें हानिकारक जीवाणुओं की वृद्धि होती है। उसमें कृमि तैयार होते हैं और वे बहते पानी में मिलकर के पानी का प्रदूषण करते हैं। इस तरह से इसका संबंध जल प्रदूषण से भी है। कृषि के लिए कीटनाशकों का रासायनिक उर्वरकों का तृणनाशकों का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण मृदा प्रदूषण होता है। कीटनाशक और तृणनाशकों का अधिक मात्रा में उपयोग करने पर उस फैबारे के कारण वे रसायन हवा में मिलते हैं और वायु प्रदूषण होता है। उसी प्रकार से रासायनिक खादों का अधिक मात्रा में उपयोग करने पर वे रसायन पानी में मिलते हैं, जिससे जल प्रदूषण होता है। मानवीय मलमूत्र, जानवर, पक्षी, इनकी विष्ठा मैला मिट्टी में मिलने के कारण मृदा प्रदूषण होता है। यह गंदगी उस स्थान पर जैसे कि वैसे रहने पर उसमें से विभिन्न प्रकार की गैसें बाहर निकलती हैं और दुर्गंध फैलती है। ये गैसें हवा में मिलती हैं और वायु प्रदूषण होता है। यही गंदगी यदि पानी में मिलती है तो जल प्रदूषण होता है। प्रदूषण प्रतिबंध और नियंत्रण। प्रदूषण को कैसे प्रतिबंधित किया जाएगा, नियंत्रित किया जा सकता है? प्रदूषण नियंत्रण और नियमन और उसे रोकने के लिए भारत सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं। प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कानून या नियम निम्न प्रकार से है। जल प्रदूषण प्रतिबंध और नियंत्रण अधिनियम 1974 बना हुआ है और हवा प्रदूषण प्रतिबंध और नियंत्रण अधिनियम 1981 बना है। पर तीसरा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बना है। इस तरह से 3 कानून बनाए गए हैं प्रदूषण रोकने के लिए। जैव वैद्यकीय कूड़ा, धोखादायक विकिरणें, उत्सर्ग, ठोस कचरा, कूड़ा, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण, इन सभी के विषय में विविध कानून अस्तित्व में हैं। इस तरह से विविध नियम और कानून अस्तित्व में हैं, जिसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है। कारखानों, औद्योगिक वसाहतों, महानगर पालिकाओं, जिला परिषदों, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों इत्यादि संस्थाओं द्वारा उपर्युक्त प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में नियमों का पालन होता है या नहीं, इस पर निगरानी रखने का काम महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडल और केंद्रीय प्रदूषण नियामक मंडल अथवा शासकीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। इसकी देख रेख की जाती है ताकि जो है प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सके। आजकल जो है सरकार इस पर बहुत ध्यान दे रही है कि प्रदूषण
न फैले, क्योंकि प्रदूषण आज की जो है एक बड़ी समस्या सबके सामने, सरकार के सामने, आम जनता के सामने बनकर तैयार हो गई है। तो इस तरह से आप कोशिश करें कि प्रदूषण आपके द्वारा न हो और दूसरों के द्वारा न हो। सभी व्यक्तियों की जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रदूषण को रोकें, सरकार का साथ दें। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।